हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। पेंडेंसी मेरे पास नोट है, एनएसआईसी और डीआईसी में करा दूंगा। इस चैप्टर को खत्म करके, केस स्टडी को खत्म करके इस चैप्टर की, ठीक है जी। वो मेरा सिर्फ 15 मिनट का मुद्दा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। किसी भी दिन जिस दिन मुझे लग रहा होगा कि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का काम है, तो मैं उस दिन उसको करा दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा चैप्टर 3 और 1 मार्कर्स, ठीक है। चलो जी बेटा, फिलहाल चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। आज ही पहले दिन वो एक टॉपिक कर लेते हैं बेटा, जो पेपर में कंफर्म आ रहा है। मार्क्स डिपेंड करेंगे कि स्कूल कौन सा है, 3, 4, 5 या 6, ठीक है जी। पर ये कंफर्म है कि वो आ रहा है। तो पहले बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? देखो, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा इंटरनल ट्रेड। वो ट्रेड जो एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर हो, ऐसे ट्रेड को हम होम ट्रेड, नेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। पर बेटा, वो ट्रेड, वो मैन्युफैक्चरिंग जहां बेटा आप अपने देश के बैरियर क्रॉस कर जाओ, अपने देश की बाउंड्री क्रॉस कर जाओ बेटा, यानी कि कम से कम दो देशों की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ऐसे ट्रेड को हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बहुत सिंपल बात है बेटा। अगर मेरे को इंट्रोडक्शन पढ़ाना हो तो ये यहां तक पढ़ दो, यहां से शुरू करके फटाफट से, बिजनेस से शुरू करके बिजनेस तक की, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं बेटा। आगे बढ़ाते हैं जी बात को। अब वही टॉपिक कर लेते हैं सबसे पहले जो पेपर में आ रहा है। मैंने बीच में काफी सारे टॉपिक लेफ्ट कर रहा हूं, मैं खुद ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। देखो मैं दिखाता हूँ, इसकी 8 हेडिंग है। नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो ये 8 हेडिंग है, वही फर्दर बेटा ये डिफरेंस मेरे पास टेबुलर फॉर्म में भी है, टेबल की फॉर्म में भी है। ये देखो, नेशनैलिटी ऑफ बैलेंस सेलर, नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी 8 ही हेडिंग, वही 8 हेडिंग, ठीक है जी। ऑब्वियसली बेटा, डिफरेंस ज्यादा अट्रैक्टिव लिखना भी टेबुलर फॉर्म में ही है, आसानी से याद भी टेबुलर फॉर्म में ही होगा। पैराग्राफ फॉर्म में पेपर में कभी नहीं लिखना, और कोई भी डिफरेंस बिना बेसिस के नहीं लिखना, वो तो बात बहुत ही पुरानी है। तो बेटा, ये 8 बेसिस पे मैं डिफरेंस पढ़ाने जा रहा हूं। पेपर में तैयार कर लो कोई भी 6 पॉइंट आपकी पसंद के। मैं पूरे 8 समझा रहा हूं आपको आज, ठीक है। 8 का समझा रहा हूं, कोई भी 6 आपकी मर्जी के आप याद कर लेना। मैंने लास्ट टाइम भी सुने थे ये, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं आज नहीं लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर इसका नंबर लगा दूंगा। क्योंकि जो चीजें कंफर्म है, अगर मैं उनको नहीं सुनूंगा तो भैया मुझे बाद में बहुत फील होगा कि ये तो पेपर में आना ही आना, ठीक है। चलो जी, नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। बेटा मैं अगर आपको कहूं, अगर आप एक डोमेस्टिक बिजनेस में हो, मान लो बेटा आप सामान खरीदते हो सूरत से और बेचते हो सहारनपुर सिटी में, डोमेस्टिक बिजनेस में हो। बायर और सेलर की नेशनैलिटी कैसी है? एक ही देश की है, एक ही देश की है। और अगर मैं कहूं आप इंटरनेशनल बिजनेस में हो, तो बायर और सेलर की नेशनैलिटी, मान लो मैं एक सिंपल बात करता हूं इंटरनेशनल बिजनेस की, आप एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग का काम करते हो, ठीक है जी। चाइना से गुड्स इंपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट कर देते हो उसी गुड्स को, मतलब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो, फिनिश गुड्स बनाकर बेटा एक्सपोर्ट कर देते हो यूएसए को। बेटा बायर और सेलर की नेशनैलिटी, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो बेटा सेलर एक अलग नेशनैलिटी का है, वो चाइना का सिटीजन है, और आप एक अलग नेशनैलिटी के हो, आप इंडियन हो। समझ में आती है बात? पहली बात तो बहुत ही सिंपल, कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं और कुछ। आगे बचाओ बेटा, नेशनैलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब समझते हैं आप? क्या मतलब होता है स्टेक होल्डर का? हर वो पर्सन जो मेरे बिजनेस के साथ किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड होता है, उसे हम स्टेक होल्डर बोलते हैं, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि आपका बिजनेस एक कंपनी का है, तो बेटा आपके साथ कौन कौन से लोग जुड़े होंगे? आपके डायरेक्टर्स, आपके वर्कर, आपके बिजनेस के सप्लायर, आपके बिजनेस के कस्टमर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, शेयर होल्डर, बहुत सारे लोग जुड़े हैं आपके साथ। बेटा अगर आपका डोमेस्टिक बिजनेस है, मैंने बताया आपकी कोई कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है जी, आप सहारनपुर सिटी में धंधा करते हैं, सूरत से सामान खरीद कर बेचते हैं। मेरे को एक बात बताओ बेटा, जो अदर स्टेक होल्डर आपके साथ जुड़े हैं, उनकी नेशनैलिटी क्या होगी? मान लो आपके बिजनेस के साथ वर्कर जुड़ा है, उसी देश का होगा जिस देश में आपका धंधा चल रहा है। सप्लायर उसी देश के हैं, कस्टमर उसी देश के हैं, शेयर होल्डर या पार्टनर्स उसी देश के हैं। लगभग अदर स्टेक होल्डर की भी तो नेशनैलिटी एक ही कंट्री की निकलेगी,
बायर और सेलर की भी नेशनैलिटी एक ही कंट्री की निकलेगी, अदर स्टेक होल्डर की नेशनैलिटी भी तो वही कंट्री की निकलेगी। लेकिन बेटा मैं अब एग्जांपल देता हूँ इंटरनेशनल बिजनेस का। इंटरनेशनल बिजनेस में ना कहानी काफी बदल जाती है, बहुत सारी नेशनैलिटी के लोग काम करने लगते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ मारुति सुजुकी। बेटा सुजुकी एक इंटरनेशनल बिजनेस में है कि नहीं है, पहले बताओ। जापान की कंपनी, इंडिया आ जाना, नया पार्टनर ढूंढ लेना, उसके बाद धंधे को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा थ्रू आउट द वर्ल्ड। सर नेशनैलिटी की बात करते हैं, कितनी नेशनैलिटी के लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा कस्टमर, सर पता नहीं कितनी नेशनैलिटी के, ये मत कहना सिर्फ इंडिया में कार बिकती है, बहुत पिटाई हो जाएगी बेटा। मारुति सुजुकी एक इंटरनेशनल ब्रांड है। आप दुबई चले जाओ गाड़ी मिलेगी, यूएस से चले जाओ गाड़ी मिलेगी, ठीक है ना, पाकिस्तान चले जाओ गाड़ी मिलेगी, बांग्लादेश चले जाओ गाड़ी मिलेगी। तो कस्टमर बहुत सारी नेशनैलिटी के। अच्छा सुजुकी के एंगल से सोचो, पार्टनर और शेयर होल्डर, पार्टनर और शेयर होल्डर, भैया पार्टनर तो ढूंढ लिया इंडिया का, उसकी भी नेशनैलिटी अलग, शेयर होल्डर बहुत सारी नेशनैलिटी के हो सकते हैं। मारुति सुजुकी इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, कोई भी शेयर खरीद सकता है, आप भी फॉरेनर्स भी। पता नहीं शेयर होल्डर भी कहां कहां के जुड़े हुए हैं। सर व्हाट अबाउट वर्कर्स, वर्कर की बात करो, बेटा जहां का अच्छा इंजीनियर मिल जाता है ना वहीं से उठा लेते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं इंडिया का होना चाहिए जापान का होना चाहिए। ऐसा कोई रिज्यूमे में डालते हो आप, ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। जब जब आप बेटा रिक्रूटमेंट करते हो तो सीधा रिक्वायरमेंट बताते हो, मुझे ऐसा इंजीनियर चाहिए, इतना क्वालिफाइड चाहिए, इतना एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, ये भी बताते हो इसी देश का चाहिए। ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन है, जिस देश का अच्छा इंजीनियर आ जाएगा हम तो उसको रख लेंगे। तो भैया वर्कर पता नहीं कितनी नेशनैलिटी के काम कर रहे हैं, सप्लायर पता नहीं कितनी नेशनैलिटी के हो सकते हैं, कस्टमर कितनी नेशनैलिटी के हो सकते हैं, शेयर होल्डर कितनी नेशनैलिटी के हैं, पार्टनर अलग नेशनैलिटी का, सब कुछ ही बदल जाता है। क्या ये दोनों बातें समझ में आई बिल्कुल अच्छे से? आगे बढ़ सकते हैं, मैं रीड करा रहा हूं अभी, लेकिन मेरे को 3-4 पॉइंट कवर करने, तो ऐसे में बैच बड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है जी, दो बातें डन। बेटा सबसे आखिरी और सबसे सिंपल पॉइंट, करेंसी यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस में हो एक ही देश की करेंसी यूज हो रही होगी, और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में हो सर मल्टीपल करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, अगर मैं वही बात करूं, अगर कि आप अपनी गाड़ी पाकिस्तान में बेचते हो तो बेटा पाकिस्तान का अपना रुपया है, पाकिस्तानी रुपया चलता है फिर वहां। ठीक है, आप अपनी गाड़ी सिंगापुर में बेचते हो तो सिंगापुर डॉलर चलता है, यूएस में बेचते हो तो डॉलर चलता है, ठीक है ना जी, यूरोपियन कंट्रीज में बेचते हो तो यूरो चलता है, जापान में बेचते हो तो येन चलता है, दुबई बेचते हो तो दिरहम चलता है। तो यार कितनी करेंसी इन्वॉल्व हो जाएंगी, कोई काउंटिंग ही नहीं है। तीन बातें डन, पहले ये पढ़ना और फिर मैं ऊपर के दोनों बातें पढ़वा। डन, डन, ये दोनों पढ़कर वेट करो। बेटा थर्ड वन इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी का मतलब सब समझते हैं, मूवमेंट। बेटा मैं अगर आपको कहूं, आप एक डोमेस्टिक बिजनेस में थे, आपने एक फैक्ट्री सेटअप करी, आराम से सुनना इस चीज को, आपने एक फैक्ट्री सेटअप करी गुजरात में, अहमदाबाद में, ठीक है जी। आपको लगा कि यहाँ मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, अगर मैं इस फैक्ट्री को कोलकाता ले जाऊं वेस्ट बंगाल में तो मेरे बहुत तरक्की हो जाएगी। आपने बेटा सब कुछ मूव करा दिया, कैपिटल भी मूव करा दी, पूरी मशीनरी मूव करा दी, लेबर मूव करा दी, सब कुछ करा दिया। सर कोई दिक्कत आएगी मूवमेंट कराने में, लेबर की, मशीनरी की? कोई खास कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा ये काम इंटरनेशनली कर सकते हो, मतलब अहमदाबाद गुजरात में अच्छा नहीं चल रहा, आपको लगता है सिंगापुर की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अच्छा चलेगा, मूव करा दोगे लेबर? हाँ वीजा तो वो लगाने के लिए बैठे हैं बस, आपके ठप्पों की इंतजार है बस, उन्हें पासपोर्ट नीचे फेंकते जाओ टप्पा 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 ऐसे। सर इतनी आसानी से लेबर मूव हो जाएगी, 100-200 लोग मूव करा दोगे? नहीं करा सकते भाई। मैं कहता हूं बाकी का मुझे पता नहीं, लेबर और कैपिटल इतनी आसानी से कोई भी देश की गवर्नमेंट जाने नहीं देती अपने देश से किसी दूसरे देश में, इतनी आसानी से अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे, वीजास नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होगा। मानते हो ना बेटा बात? क्लियर, अच्छे से समझ में आई है बात, कंफर्म है ये पेपर में। और मेरे को लगता है जो मैंने अभी शुरू के चार बोले हैं ये सबसे आसान है लिखने, अभी तक के चार। ठीक है जी, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है इसका। कहता है कस्टमर हेटेरोजेनिटी अक्रॉस मार्केट। बाबू अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक बिजनेस की, तो लगभग जो इंडिया में कस्टमर है ना, लगभग बेटा होमोजीनियस इन नेचर है, लगभग बेटा उसकी एक जैसी डिमांड है, उसकी एक जैसे कस्टम है, उसकी एक जैसी प्रेफरेंसेस हैं।
लेकिन बेटा अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में हो ना, तो कस्टमर हर देश का अलग है, उसकी प्रेफरेंसेस बिल्कुल अलग है, उसके कस्टमर अलग है। एग्जांपल, बेटा साड़ी की डिमांड पूरे इंडिया में है, थ्रू आउट इंडिया है, लगभग कस्टमर एक जैसा है। फ्रांस में है, जर्मनी में है साड़ी की डिमांड, उनके कस्टम बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, उनकी प्रेफरेंसेस बिल्कुल अलग है। तो कस्टमर बदल जाता है बेटा इंटरनेशनल बिजनेस में, हर कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस को पढ़ना बहुत मुश्किल काम, ठीक है जी। कस्टमर होमोजीनियस, कस्टमर हेटेरोजीनियस, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आई बात है? 5 हो गई। आगे बढ़ जाते हैं, डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। बेटा अगेन, अगर आप एक ही देश में बिजनेस कर रहे हो तो पूरे देश का बिजनेस सिस्टम एक जैसा होगा, और जैसे अलग अलग देशों में जाओगे बिजनेस सिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था, उससे बढ़िया कोई एग्जांपल ही नहीं है दुनिया में उस चीज का। बेटा जब हम इंडिया में धंधा कर रहे होते हैं, जितनी भी ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, स्टीयरिंग बनाती है राइट साइड। बहुत सारे देशों में देखा ना, स्टीयरिंग इज ऑन द लेफ्ट साइड। जब हम इंडिया में होते हैं, हम हमेशा बोलते हैं हाईवे को छोड़ दो, हमेशा आपको अपने लेफ्ट साइड चलना है। फॉरेन में वो बोलते हैं, उनका आरटीओ बोलता है कि आपको राइट साइड चलना है। सर समझ में आ रही है ये बात बिल्कुल अच्छे से? क्लियर है ना? हमारे बिजनेस सिस्टम और प्रैक्टिसेस अगर आप एक ही देश में धंधा करें, होमोजीनियस मिलेंगी, एक जैसी मिलेंगी, लेकिन अलग अलग कंट्री में बेटा बिजनेस प्रैक्टिसेस भी बदल जाती हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बेटा मेरे पास दो बातें बचती हैं, कोशिश करना ये दोनों ना लिखो। मैं पढ़वा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, सब कुछ, ये मुश्किल बात है। बाकी जो आसान थी मैंने सारी करा दी। बेटा पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क, जब आप एक ही देश में धंधा करते हो, पॉलिटिकल सिस्टम और रिस्क एक ही कंट्री का इन्वॉल्व होता है। इंटरनेशनल बिजनेस करोगे, कम से कम 2 कंट्री का तो इन्वॉल्व होगा। मैं एग्जांपल देकर बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। मान लो आपकी सहारनपुर सिटी में दुकान है, मोबाइल एसेसरी की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बढ़िया चलती है, और आपके कंटेनर के कंटेनर इंपोर्ट होते हैं चाइना से। लेट्स सपोज ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है। बेटा जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज और इंपोर्ट करते हो चाइना से, आपको पता है पॉलिटिकल सिस्टम और रिस्क दोनों कंट्री के इन्वॉल्व हो गए, चाइना का भी और इंडिया का भी। और यही डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे थे, सूरत से सामान खरीदते थे, सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल रिस्क देखना है मुझे, इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को देखना है, ठीक है ना। अब मैं एक बात बोलता हूं आपको, मान लो कभी ऐसा हो जाए जैसे कि चाइना में कोविड की इन्वोकमेंट हो गई, ठीक है जी, या HMPV वायरस की इन्वोकमेंट हो गई, ठीक है, अभी कुछ आई थी बीच में न्यूज, ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया तुरंत तुरंत इंपोर्ट बंद करो, इंपोर्ट बंद करो चाइना से, बाकी कंट्री का चालू रखो। सर आप तो तब भी मर गए, ठीक है। या इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिया कि चाइना को गुस्सा आ गया, चाइना ने कह दिया एक्सपोर्ट बंद करो, एक्सपोर्ट बंद करो इंडिया का, आप तब भी मर गए। यानी कि आपके दोनों कंट्री का पॉलिटिकल रिस्क संभालना पड़ेगा फिर, है ना? समझ में आ रही है बात? दोनों ही कंट्री को फिर तो संभालना पड़ गया तो मुझे, क्लियर है जी बात? पक्का से। एंड लास्ट वन, बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। देखो बेटा अगर आप एक ही देश में धंधा कर रहे हो, एक देश का लॉ पढ़ा, खत्म कहानी, एक देश के टैक्स पढ़े, खत्म कहानी, टैक्सेशन सिस्टम इंडिया का समझा, जीएसटी इंडिया का समझा, इनकम टैक्स इंडिया का समझा, रूल्स रेगुलेशन इंडिया के समझे, हो गया फ्री। मान लो ऑटोमोबाइल का धंधा करते हो, तो ऑटोमोबाइल के लिए आरटीओ एक्ट पढ़ना पड़ेगा, आरटीओ पढ़ लिया जी पूरा, जीएसटी समझ लिया जी पूरा, इनकम टैक्स समझ लिया जी पूरा, मैं फ्री। लेकिन मैं कह रहा हूँ भैया मैं तो 4-5 देश में एक्सपोर्ट करूंगा, दुबई करूंगा एक्सपोर्ट, बेटा दुबई का भी लॉ पढ़ लिया, उनका आरटीओ क्या अलाउ करता है, शेयरिंग राइट साइड और लेफ्ट साइड, पहले उनका लॉ पढ़ ले, उनके टैरिफ्स पढ़ ले, उनका कस्टम पढ़ ले। और मैं कह रहा हूँ नहीं मैं तो पाकिस्तान ही बेचूंगा, भैया पाकिस्तान का भी पढ़, मैं सिंगापुर भेजूंगा, सिंगापुर का भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा जितने देशों में व्यापार करोगे उतने देशों के सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ने पड़ जाएंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, ठीक है जी। अब बेटा जब मैं बात करता हूं ना स्कोप ऑफ ई बिजनेस की, तो मेरा मतलब ये होता है कि ई बिजनेस में आ क्या क्या, सॉरी स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, में ई बिजनेस बोल रहा हूँ, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जब मैं बात करता हूँ ना इंटरनेशनल बिजनेस की, तो मेरे को ये बताना होता है कि इसमें आ क्या क्या रहा है इंटरनेशनल बिजनेस में। और बेटा सच बात यह है कि कहानी बहुत तगड़ी तगड़ी आ रही है, ठीक है जी। अब देखते हैं भैया कहां तक पहुंच सकते हैं, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि ज्यादा ही करा दो। एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग,
सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है बेटा इंटरनेशनल बिजनेस में जाने की। एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग, अपने देश से बैठ के एक्सपोर्ट करते रहो या अपने देश से बैठ के इंपोर्ट करते रहो, आप इंटरनेशनल बिजनेस में ही हो। ठीक है जी। दूसरी चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कुछ याद आया बेटा? इसे हम आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं प्यार से, आउटसोर्सिंग। बेटा मैंने पिछली बार आउटसोर्सिंग पे इतना ज्यादा ज्ञान दिया था कि मेरा ख्याल कुछ तो एग्जांपल याद होना चाहिए। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। और आज की तारीख में बेटा हर चीज आउटसोर्स होती है, हर चीज। पिछली बार मैंने एग्जांपल दिया था जीन्स के एक बटन लगाने तक का, याद है ना बात आपको? हर एक प्रोसेस आउटसोर्स होती है, इवन आयरनिंग आउटसोर्स होती है, इवन जीन्स की पैकिंग आउटसोर्स होती है, हर चीज आउटसोर्स होती है। बेटा आज की तारीख में ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल डिसाइड कर दिया कि हम अपनी कोर एक्टिविटीज को खुद से परफॉर्म करेंगे, लेकिन जहां तक बात है हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज की, इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटीज की, उनको हम किसी ना किसी आउटसाइड एजेंसी से कराएंगे, उस आउटसाइड एजेंसी से कराएंगे जो उस काम में इक्विप हो, उस काम में बेस्ट हो। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जितनी भी नोएडा में या आप पूरे एनसीआर में एमएनसीज देखते हैं और इवन काफी इंडियन कंपनी देखते हैं, ये सबकी क्लीनिंग के लिए स्टाफ खुद रखता ही नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं रखती। अब भैया कंपनीज ने बिल्कुल समझ लिया है कि हम इनका स्टाफ रखेंगे हमारी सिरदर्दी है, हम तो पागल हो जाएंगे। अब मान लो भैया एक बंदे को जिम्मेदारी दे दी थी कि इसका स्टाफ रखो, उसने 10 स्टाफ रख लिया। पता लग रहा है भैया आज, अच्छा आज तो भैया रिपब्लिक डे है, उनके पास कहीं और काम है, आज तो आ ही नहीं रहे वो। ऑफिस हो रहा है गंदा, अब वो परेशान हो रहे भाई, ऑफिस गंदा हो रहा है। ठीक है जी। कभी वो कह देते हैं वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया, कभी कहते हैं ये खराब हो गया, कभी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोप ला दो, कभी क्या कभी क्या, आप तो भैया सर पकड़ के बैठ जाओगे। और ये सबको पता लग गया आज की तारीख में कि हम ये सिरदर्दी नहीं ले सकते, तो आप क्या करते हो? ये काम ही आउटसोर्स कर देते हो, किसी आउटसाइड एजेंसी को हायर करते हो, ये काम ही क्लीनिंग का करती है। उनके पास 4-5 हजार लोगों का, आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने उनको कहा मेरे पास से मिलेंगे सिर्फ पैसे, इक्विपमेंट चाहिए खुद खरीद के लाओ, जो करना है खुद करो। मेरा तो 10 बजे स्टाफ आ जाता है, मुझे साफ सफाई चाहिए, चाहे वो 5 बजे आए, 6 बजे आए, 7 बजे आए। भाई साहब एक एक घंटे में सब क्लीन कर जाते हैं, 25-25 फ्लोर क्लीन कर जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन लेके आते हैं। समझ में आ रही है बात? और बेटा मैं भी बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब कि आप एक देश में बैठे और दूसरे देश में आउटसोर्सिंग चल रही है आपकी। इंडिया में कितनी आउटसोर्सिंग है पता है आपको? मैं आपको 12th में टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंडिया इज द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। पता है आपको ये बात? इंडिया आउटसोर्सिंग हब है वर्ल्ड का, दो कारणों की वजह से। कोई बताना चाहेगा कारण क्या है? बेटा चीप लेबर, वेरी वेरी गुड, सबसे पहली चीज है चीप लेबर। दूसरी बात, विद रीजनेबल स्किल एंड एक्यूरेसी। स्किल्स में कोई कमी नहीं है इंडियंस की, बहुत स्किलफुल हैं, लेकिन बहुत चीप काम करते हैं, बहुत सस्ता काम कर देते हैं। इस वजह से इंडिया में ज्यादातर चीजें आउटसोर्स हो जाती हैं। भैया वेबसाइट्स दुनिया की, हर देश की, गवर्नमेंट की, देखो गवर्नमेंट से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं होती किसी भी देश में। अगर इस हर देश की गवर्नमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट इंडिया से बन रही है यार, कोई तो टैलेंट होगा। मैं आपको बता देता हूं, जितने देश आप नाम लोगे बड़े बड़े, जितनों के नाम रटे हुए होंगे आपको, उस देश की सरकारी वेबसाइट, किसी भी सरकार की अथॉरिटी की वेबसाइट, या हो सकता है उनके इनकम टैक्स की, या हो सकता है उनके जीएसटी की, या और कोई सरकारी वेबसाइट इन्फोसिस ने बनाई है, आपके देश की भी इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की वेबसाइट इन्फोसिस ने बना रखी है, और बाकी सारे देशों की। अब आप सोचो यार, कोई तो टैलेंट है। क्या आउटसोर्स हो रहा है हमारे पास? वेबसाइट्स, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फिल्म एडिटिंग, ठीक है जी, मेडिकल एडवाइसेस, क्लिनिकल एडवाइसेस, टीचिंग। आप ये बताओ क्या आउटसोर्स नहीं हो रहा? मैंने एग्जांपल दिया था आपको मेडिकल एडवाइसेस का, क्लिनिकल एडवाइसेस का लास्ट टाइम। एग्जांपल याद है कुछ? जैसे यहाँ पर सक्षम हॉस्पिटल है, ऑनर कौन है? एक डॉक्टर ओनर है। देख कितने डॉक्टर रहे वहां पे बैठ के, 12-15। ओपीडी भी वहीं करते हैं, उसमें कट देते हैं हॉस्पिटल को, या अपने जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीटमेंट भी वहीं देते हैं, बेड्स भी वहीं दिलवाते हैं, उसमें भी कट लगता है हॉस्पिटल का। बाकी उनका ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही होता है। अब बेटा सेम चीज अमेरिका में भी होती है। सिस्टम है भैया, एक डॉक्टर का अपना हॉस्पिटल है, 15-20 डॉक्टर रखे हैं, उनसे कट लेते हैं वो। ठीक है जी। मैं कहता हूँ रात के 12 बजे अमेरिका में किसी का एक्सीडेंट होता है, फटाफट उसे उस हॉस्पिटल में लाया जाता है, ट्रॉमा सेंटर में लाया जाता है। ठीक है जी, फटाफट से बेटा जो
वार्ड बॉय होते हैं या आपको पता ही है इतने स्किलफुल तो होते हैं, फटाफट से उन्होंने सिटी स्कैन मशीन में निकाल दिया और एक रिपोर्ट आ गई सिटी स्कैन की। बेटा अमेरिका में डॉक्टर को उठाया जाएगा उस हॉस्पिटल के कि आ जाओ सर एक इमरजेंसी है, चार्जेस क्या लगेंगे आपको पता ही है। अमेरिका में मेडिकल और क्लिनिकल एडवाइसेस बहुत महंगी है, 15 दिन में 1 करोड़ का बिल होता है अगर मैं इंडियन रुपी की बात करूँ तो। ठीक है जी, और यहाँ आपको पता है भैया डीएम डॉक्टर देख रहा है, 800 रुपए का खर्चा है उसका, कंसल्टेंसी 800 रुपए में भी 2 बार देख लेगा, डीएम डॉक्टर है। ठीक है ना, उसके बाद कोई डिग्री नहीं है, हाईएस्ट डिग्री वो हासिल करके बैठा है न्यूरोलॉजी में, या हार्ट स्पेशलिस्ट है, या आई स्पेशलिस्ट है, जो भी है। ठीक है ना जी। अब आपने क्या करा, वो सिटी स्कैन रिपोर्ट बजाय इसके कि आप उस डॉक्टर को बुलाओ अमेरिका से और उसको दिखाओ जी, उसको अच्छे खासी पेमेंट करो, हॉस्पिटल ने क्या करा, हम ही खा लेते हैं सारा पैसा। उन्होंने क्या किया, फटाफट से वो रिपोर्ट निकाली, मेल करी इंडिया में किसी डॉक्टर को, और टाइम जोन इतना बढ़िया है इंडिया और अमेरिका के कि तालमेल बहुत तगड़ा बैठता है। वहां रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ दिन हो रखा है अच्छा खासा, 10 बज रहे हैं सुबह के। टाइम जोन का भी इतना बढ़िया फर्क है या, सुबह डॉक्टर वैसे भी आपको पता सस्ता अवेलेबल होगा, रात को वैसे भी महंगा अवेलेबल होगा। आपने अब आप देखो मॉडर्न मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कितना डेवलप कर चुका है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, बेटा डेटा ट्रांसमिट हो जाता है कॉन्टिनेंट्स ओवर कॉन्टिनेंट्स इन अ सिंगल सेकंड। 7 समुंदर पार बैठा हुआ आदमी, ठीक है जी, कितने कॉन्टिनेंट्स पार करके बैठा हुआ आदमी, लेकिन डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, इन सेकंड्स। एक वीडियो कॉल लगाई, सर देखना चाह रहा है आपको, रिपोर्ट मेल करिए, उसने फटाफट से डॉक्टर ने प्रिंट आउट निकाला, पूरी रिपोर्ट पढ़ी और बता दिया ये लिखकर मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जरा ड्रिप लगाओ, ये 2-3 मेडिसिन डालो इसमें, जरा ट्रीटमेंट शुरू करो। ट्रीटमेंट शुरू हो गया, डॉक्टर ने अपने चार्जेस ले लिए 2000 3000 15 मिनट के एडवाइस के। ठीक है जी, जो उसको इंडिया में 800-900 मिलते पर वहां से 2-3 हजार मिल गए, पर अमेरिका को बहुत सस्ता, वहां $2-3 हजार खर्च हो जाते इतनी देर में। सब कुछ परफेक्ट है। समझ में आ रहा है, आउटसोर्सिंग एक पार्ट है बेटा इंटरनेशनल बिजनेस का। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आई बात। अभी वैसे मेरे पास अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, हॉली ऑन सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, अभी सब कुछ रहता है। मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कल इनका, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग के मेरिट डिमेरिट कल कर देंगे। लगता है आजकल इतना ही है, बाय।